दोस्तों, अमेज़न के जंगल विशाल हैं, रहस्यमयी है और अनोखे जीव जंतुओं को खुद के भीतर पाले हुए हैं। किंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन जंगलों में एक समुद्री जीव व्हेल की भी मौजूदगी हो सकती है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जरा इस वीडियो और तस्वीरों पर नज़र डालिए। यहाँ अमेज़न के घने जंगलों में एक हम्पबैक व्हेल पेड़ों और झाड़ियों के बीच में फंसी है। अब भला ये व्हेल जंगल में क्या करने आई, और सबसे बड़ा सवाल कि ये व्हेल जमीन पर चली कैसे? वैसे ये बात और है कि अतीत में व्हेल के पूर्वज जमीन पर ही रहा करते थे। जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय व्हेल्स के पास हिप्पोपोटामस की ही भांति छोटे छोटे पैर थे, जिनके दम पर यह जीव तेजी से न सही परंतु धीमी गति से जमीन पर दौड़ लगा ही लेता होगा। परंतु आज विकास के पहिए ने व्हेल से उसके पैर छीन लिए और इन्हें एक हॉरिजॉन्टल पूंछ थमा दी। इस पूंछ की मदद से पानी में तो तैरा जा सकता है, किंतु जमीन पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। खैर, अमेज़न के जंगलों में मिली ये व्हेल हम्पबैक प्रजाति की व्हेल थी और इसकी लंबाई करीब 26 फीट की थी। अमूमन एक हम्पबैक व्हेल 50 फीट से अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए ये माना जा सकता है कि अमेज़न के जंगलों में मिली ये व्हेल कम उम्र की थी। हालांकि व्हेल पानी में नहीं बल्कि खुली हवा में सांस लेती है, किंतु पानी के बाहर आने पर इनका शरीर तेजी से सूखने लगता है, जिस कारण डिहाइड्रेशन की वजह से व्हेल्स मारी जाती हैं। पानी से बाहर जमीन पर फंसने का वाकया अनेकों बार व्हेल्स और डॉल्फिन्स के साथ घटित होता रहता है। ऐसा अक्सर ज्वार भाटे के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और इस बढ़ते जल स्तर के साथ ही व्हेल्स जैसे समुद्री प्राणी आगे बढ़ते हैं। किंतु जब ये पानी वापस उतरने लगता है तो व्हेल्स किनारों पर ही फंसी रह जाती है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक ओरका जो एक अन्य समुद्री स्तनधारी है, यूं ही समुद्र के किनारे फंस गई और स्थानीय लोग इसकी मदद करते हुए इसे वापस समुद्र में धकेल देने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु खास बात यह है कि अमेज़न के जंगल में जिस स्थान पर यह व्हेल फंसी थी वो स्थान समुद्र तट से करीब 50 फीट की दूरी और घनी चढ़ाई पर था, इसलिए इस जंगली इलाके तक समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना काफ़ी अनोखी बात है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने एक अनुमान ये भी लगाया कि शायद इस इलाके में कोई हल्का सुनामी आया हो, जिस कारण ये व्हेल किनारे से इतनी दूर जा फंसी। किंतु फिर भी समुद्री किनारे से 50 फीट दूर इस व्हेल के फंसने के रहस्य को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सका। हालांकि इस तरह से समुद्री जीवों का जमीन पर फंस जाने का यह इकलौता अनोखा मामला नहीं है। वर्ष 2021 में अमेरिका के लुइसियाना में भी इस तरह की अनोखी घटना देखी गई थी। यहाँ कुछ लोग अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि मानो सड़क के बीचों बीच कुछ बड़े आकार के थैले पड़े हैं। जिज्ञासा के कारण लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रोकी और जब ये लोग करीब गए तो पता चला कि वहाँ थैले नहीं अपितु 4 बड़े आकार की डॉल्फिन सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी। वन विभाग को बुलाया गया और हर कोई हैरान था कि भला आखिर समुद्र तट से कई किलोमीटर दूर ये डॉल्फिन कैसे आई। हालांकि करीब 1 सप्ताह पहले ही लुइसियाना में तेज तूफान आया था, जिस कारण शायद समुद्री लहरों ने इन डॉल्फिनों को बाहर धकेल दिया होगा और तूफान के थपेड़े इतने अधिक तेज थे कि जमीन पर गिरने के बावजूद भी तेज तूफानी हवाएं इन डॉल्फिनों को घसीटते हुए समुद्र से दूर ले गई। किंतु फिर भी इस थ्योरी पर हर किसी ने यकीन नहीं किया। जांच करने आई टीम का यह भी मानना था कि शायद शिकारियों ने इन डॉल्फिनों को पकड़ा होगा और बाद में किसी कारण से वो शिकारी इन्हें सड़क पर गिराकर भाग गए। बहरहाल कारण चाहे कोई भी हो, किंतु इस तरह से किसी समुद्री जीव का सड़क पर मिलना हर किसी को हैरान कर देता है। वैसे दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात है कि जमीन पर सांस ले सकने की काबिलियत रखने वाली डॉल्फिन और व्हेल्स जमीन पर फंसने के बाद वापस पानी की ओर लौट नहीं पाती, क्योंकि ये दोनों ही जीव एक लंबे विकास क्रम के चलते अपने पैर गंवा चुके हैं और अब ये जमीन पर बिल्कुल भी आगे या पीछे की ओर नहीं रेंग पाती। किंतु कुछ समुद्री स्तनधारी ऐसे भी हैं जिनके तैरने वाले पंख कुछ हद तक पैरों का भी काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सील ये बड़ी ही आसानी से पानी से बाहर आ जाती है और अपना कुछ समय ज़मीन पर गुजारकर ये फिर से पानी में वापस लौट जाती है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ आपको पता चलेगा कि ज़मीन पर भी सील ठीक ठाक रफ्तार रखती है। यहाँ कुछ इंसान हाथ में फंदा लिए सीलों का पीछा कर रहे हैं ताकि सील को पकड़ा जा सके और सील तेज़ी से ज़मीन पर दौड़ते हुए पानी की ओर जा रही है। चूँकि सील जानती है कि पानी में घुसने के बाद इंसानों द्वारा इन्हें पकड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए अपनी जान बचाने का इन्हें पानी ही सबसे सुरक्षित स्थान लगता है। किंतु यहाँ ये इंसान सील को मारने के लिए नहीं बल्कि सील की मदद करने के लिए उसे पकड़ रहे हैं। जल्द ही एक ऐसी सील को पकड़ लिया जाता है जिस बेचारी को चारों ओर से तारों ने जकड़ रखा था। इन तारों की वजह से शायद ये सील जल्द ही मारी जाती, किंतु इन भले लोगों ने सील की मदद की और उसे मुक्त करके वापस पानी में छोड़ दिया। इस तरह से समुद्री जीवों के तारों या प्लास्टिक में उलझने के जिम्मेदार केवल हम इंसान
नुकसान ही है, क्योंकि हम समुद्रों को अपने लिए कूड़ा घर के रूप में इस्तेमाल जो कर रहे हैं। हर साल न जाने कितने ही समुद्री जीव इंसानों द्वारा फेंकी गई वस्तु में फंसकर अपनी जान गंवाते हैं। जिस तरह से सील जमीन पर दौड़ लेती है, वेल्स और डॉल्फिन्स ऐसा नहीं कर पाती, किंतु वैज्ञानिक बतलाते हैं कि करीब 2 करोड़ वर्षों पहले तक ये वेल्स और डॉल्फिन्स भी सीलों की ही भांति पानी और जमीन दोनों ही सतह पर चल सकने में सक्षम थी, और करीब 4 करोड़ वर्षों पहले तक तो ये रहती ही जमीन पर थी। यानी जब वेल्स ने जमीन से पानी की ओर रुख किया तो एक लंबे समय तक इस जीव में दोनों ही स्थानों पर रहने की और चलने की काबिलियत मौजूद रही, लेकिन अपना सारा समय पानी में गुजारने की वजह से इनकी जमीन पर चल सकने की काबिलियत समाप्त हो गई। वास्तव में यही प्रकृति का नियम है। अपनी जिस क्षमता का आप प्रयोग नहीं करोगे वो क्षमता धीरे धीरे प्रकृति आपसे छीन लेगी, और जिस क्षमता का प्रयोग आप अधिक करोगे वो क्षमता बीतते वक्त के साथ बढ़ती ही जाएगी। यदि सील बिल्कुल ही जमीन पर आना छोड़ दे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सीलों की भी जमीन पर रेंग सकने की काबिलियत समाप्त हो जाएगी। हालांकि अतीत में वेल्स की सभी प्रजातियां समुद्रों में रहने के लिए नहीं गई, बल्कि कुछ प्रजातियां जमीन पर ही मौजूद रही। हिप्पोपोटामस को हम वेल्स के ही रिश्तेदार मानते हैं जो आज तक जमीन पर टिके हुए हैं। वैसे हिप्पो भी लंबे समय तक पानी में रहते हैं, लेकिन भोजन के लिए इन्होंने अपना नाता जमीन से ही जोड़कर रखा है। हिप्पो जरा सी भी गर्मी या धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये पूरा दिन पानी में पड़े पड़े आराम फरमाते हैं और रात्रि होने पर ही पानी से बाहर निकलकर घास आदि खाते हैं। हालांकि सर्दियों के दिनों में तो इन्हें दोपहर में भी चरते हुए देखा जा सकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से भारत में चीतों को बसाने की कोशिशें की गई हैं, उसी प्रकार से हिप्पो को भी भारत में वापस बसाने के प्रयास किए जा सकते हैं। किंतु जहां चीतों को भारत से विलुप्त हुए करीब 7 दशक ही बीते हैं, वहीं हिप्पोपोटामस को भारत से विलुप्त हुए करीब 10,000 साल बीत चुके हैं। हालांकि भारत के कई चिड़ियाघरों में अभी भी अफ्रीकन हिप्पोज की मौजूदगी है, किंतु ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को कोलंबिया से 70 हिप्पोज मिलने वाले हैं, जिन्हें भारतीय जंगलों में बसाने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल ये हिप्पो ड्रग स्मगलर पाब्लो एस्कोबार के प्राइवेट चिड़ियाघर में रहे हिप्पोज के वंशज हैं। पाब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। यही कारण है कि उसने अपना निजी चिड़ियाघर बनाया हुआ था, और इस चिड़ियाघर में सभी प्रकार के जानवर मौजूद थे। वर्ष 1993 में हुई पाब्लो की मौत के बाद ये चिड़ियाघर कोलंबिया सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। वैसे एक ड्रग्स माफिया के चिड़ियाघर में पले बड़े होने के कारण भारत आने वाले इन हिप्पोज को कोकीन हिप्पो का नाम दिया गया है। अनुमान है कि इन हिप्पो को भारत लाने और बसाने में करीब 30 करोड़ भारतीय रुपयों का खर्च आएगा। असल में पाब्लो एस्कोबार ने एक तरह से खुला चिड़ियाघर बनाया था, इसलिए अनेकों जानवर अपनी संख्या बढ़ाते हुए बड़े इलाके में फैल चुके हैं, जिन्हें कोलंबिया देश के लिए संभाल पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। अनुमान है कि यहाँ 150 के करीब हिप्पोज हो चुके हैं, जो स्थानीय किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गए हैं। इसलिए शुरुआत में इन हिप्पोज को मार डालने का फैसला लिया गया था, किंतु अब एक समझौते के तहत इन्हें भारत और अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। तो शायद आने वाले समय में भारतीय जंगलों में एक बार फिर से हिप्पोपोटामस जैसा विशालकाय जीव दिखाई देने लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।